शुक्रवार को और सोमवार दोपहर तक जहां कमल कभी नहीं खिला था वहां कमल खिल चुका था। 294 में से 207 सीटें भाजपा को मिली। 2014 के बाद ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीत रही और 15 साल की सरकार खत्म हो गई। लेकिन जब कोलकाता में वोटों की गिनती चल रही थी, उसी समय न्यूयॉर्क, दोहा और वॉशिंगटन के न्यूज रूम्स में एक दूसरी गिनती चल रही थी। दुनिया के सबसे बड़े अखबार नतीजे का इंतजार नहीं कर रहे थे। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वो कौन सा नतीजा लिखेंगे। नमस्कार, मैं प्रतिभा। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तय किया कि ये कॉन्क्वेस्ट है, यानी आक्रमण। अल जजीरा ने तय किया कि ये धार्मिक ध्रुवीकरण है। द डिप्लोमेट ने तय किया कि ये तानाशाही शासन का बढ़ता शिकंजा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने तय किया कुछ अलग, और यही इस कहानी का असली पॉइंट है। एक चुनाव, 4 हेडलाइंस और एक सवाल जो भारत में बैठा कोई दर्शक कभी नहीं पूछता। ये पीसेस लिखी किसने और लिखने से पहले उन्होंने क्या तय कर रखा था? 3 कैंप्स, एक चुनाव। ध्यान से पढ़िए, सच में ध्यान से। पूरी ग्लोबल कवरेज 3 साफ बकेट्स में बटी हुई है। 3 कैंप्स, हर कैंप की अपनी भाषा है, अपना एविडेंस है और अपना पहले से तैयार निष्कर्ष। चुनाव से बहाना था, फैसला तो ड्रॉ में पहले से रखा था। एक एक करके नाम लेते हैं। कैंप 1, ईमानदार वाला कैंप। शुरुआत उससे करते हैं जिसने सही काम किया। 7 मई को वॉशिंगटन पोस्ट ने एक ओपिनियन पीस पब्लिश की, और याद रखिए, वॉशिंगटन पोस्ट वो अखबार है जिसकी अपनी एडिटोरियल लाइन मोदी सरकार के खिलाफ पिछले 10 सालों से खुलकर काम कर रही है। उसी अखबार में हडसन इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो बिल ड्रिक्सल ने लिखा, हेडलाइन थी, मोदीज इलेक्टोरल ट्रायम्फ सीमेंट्स हिज लेगेसी, यानी मोदी की चुनावी जीत उनकी विरासत को मजबूत कर देती है। और स्टैंड फर्स्ट और भी साफ थी, अनदर मेजर बीजेपी विक्ट्री अंडरस्कोर्स हाउ रेजिलेंट द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट हैज बिकम। एक बार फिर से पढ़िए, रेजिलेंट मतलब मजबूत, टिकाऊ, लचीला, डेंजरस नहीं, तानाशाही नहीं, रेजिलेंट। ये एक एनालिस्ट की भाषा है, एक एक्टिविस्ट की नहीं। ड्रक्सल भारतीय राइट विंग के दोस्त नहीं है। ये चिंगवा यूनिवर्सिटी में श्वार्ज़रमैन स्कॉलर रह चुके हैं, जेएनयू में फॉक्स फेलो रह चुके हैं, फॉरेन अफेयर्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखते हैं। इनका विषय है इंडो पैसिफिक में चीन के साथ टक्कर, और इन्होंने ट्रंप के टैरिफ की भी खुली आलोचना की है। यानी ये कोई बीजेपी के समर्थक नहीं है, ये एक सीरियस स्कॉलर हैं जो सीरियस एनालिसिस करते हैं। और बंगाल पर उनका एनालिसिस क्या था? सीधा, फैक्ट बेस्ड, बिना किसी मॉरल जजमेंट के। 2024 की बीजेपी की सेटबैक एक डिक्लाइन नहीं थी, एक पोज थी। पार्टी का इलेक्टोरल मशीन जिंदा था, वेलफेयर डिलीवरी जिंदा थी, सिक्योरिटी नैरेटिव जिंदा थी। बंगाल ने ये साबित कर दिया, बस इतना ही था। न कोई हिंदू नौकरानी का एनेक्डोट, न कोई पैरामिलिट्री का डर, न कोई कॉन्क्वेस्ट वाली शब्दावली, बस फैक्ट्स ईमानदारी से लिखे हुए थे। ब्लूमबर्ग और सीएनबीसी भी इसी कैंप में हैं। उनके रिपोर्टर्स सिटी और मॉर्गन स्टैनली के एनालिसिस को कोट करते हैं। रेटर्स वाई कॉपी भी यही करती है। और निक्की एशिया की दिल्ली कॉरेस्पॉन्डेंट किरण शर्मा ने भी जो 2 पीसेस लिखी, वो बांग्लादेश बॉर्डर पर थी, यूएस ट्रेड डील पर थी, रुपए की कीमत पर थी। फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसी ही होनी चाहिए। एनालिस्ट को कोट करो, संख्याएं दो, पाठक को खुद फैसला करने दो। ड्रक्सल ने वॉशिंगटन पोस्ट में यही किया, शर्मा ने निक्की में यही किया। दोनों का नाम लिया जाना चाहिए, दोनों को क्रेडिट दिया जाना चाहिए। कैंप 2, वो कैंप जिसने रिपोर्ट नहीं, फतवा जारी किया है। अब आते हैं उस कैंप पर जिसने रिपोर्ट्स नहीं लिखी, उसने उपदेश लिखे, फतवा जारी किए। न्यूयॉर्क टाइम्स की पीस खोलिए, हेडलाइन है, मोदीज हिंदू नेशनलिस्ट कॉन्कर अ बेस्टियन ऑफ इंडियाज अपोजिशन। मतलब मोदी के हिंदू राष्ट्रवादियों ने भारत के विपक्ष का गढ़ जीत लिया। एक शब्द पर रुकिए, कॉन्कर। ये शब्द आक्रमणकारियों के लिए इस्तेमाल होता है, फौजों के लिए नहीं, कब्जे के लिए नहीं। ये किसी भी इज्जतदार अखबार में उस राजनीतिक पार्टी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिसने 207 सीटों के साथ लोकतांत्रिक चुनाव जीता है। ब्यूरो के चीफ हैं मुजीब माशाद, जो अफगान मूल के हैं, कोलंबिया से पढ़ाई की है, अल जजीरा इंग्लिश से टाइम्स में पहुंचे, काबुल से होते हुए दिल्ली बैठे, 2020 से साउथ एशिया ब्यूरो चला रहे हैं। उनकी लेखनी में एक साहित्यिक चमक है और एक ऐसी थीसिस जो कभी नहीं बदलती। दिसंबर 2025 में आरएसएस की शताब्दी पर मार्शल ने एक पीस का पहला वाक्य ये लिखा था, द हिंदू राइट विजन ऑफ अ मस्कुलर Hindu first India was once a far off dream, but it has now largely become mainstream.
as the secular identity of the republic has been greatly transformed। मतलब कि हिंदू राइट्स का विजन एक मस्कुलर हिंदू फर्स्ट इंडिया कभी एक फार ऑफ ड्रीम था, लेकिन अब ये लार्जली मेन स्ट्रीम बन चुका है क्योंकि रिपब्लिक की सेक्युलर आइडेंटिटी काफी हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। मार्शल कुर्सी पर बैठते हैं ये पहले से जानते हुए कि भारत क्या बन चुका है, फिर उनकी रिपोर्टिंग उसी निष्कर्ष को साबित करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। हर बीजेपी की जीत, हर स्टेट रिजल्ट, हर भाषण, सब इसी एक थीसिस के फिल्टर से गुजरता है। बंगाल 2026 के लिए कोई नया एविडेंस नहीं था, ये एग्जिबिट नंबर 47 था, पहले से तय फाइल में जोड़ा गया एक और कागज। अब अल जजीरा की हेडलाइन देखते हैं। हेगमोनिक पावर, हाउ मोदीज बीजेपी वॉन इंडियाज बंगाल फॉर द फर्स्ट टाइम। लेखक है यशराज शर्मा। पहले कश्मीर वाला में थे जहां कश्मीरी स्कूली बच्चों पर एक रिपोर्ट के बाद उन पर राइट्स भड़काने का केस दर्ज हुआ था। 2022 में थॉमसन फाउंडेशन यंग जर्नलिस्ट अवार्ड जीता। आज अल जजीरा ऑफ गार्जियन में लिखते हैं, उनकी अपनी बायो कहती है ह्यूमन राइट्स, सोसाइटी एंड टेक पर लिखने वाली जर्नलिस्ट, और ये बायो ईमानदार है। शर्मा का असली बीट राइट्स और माइनॉरिटीज है। दिक्कत तब आती है जब राइट्स एंड माइनॉरिटीज का लेंस एक चुनाव पर लगा दिया जाए, तब ये निकल कर आता है। वॉकिंग द पाथ ऑफ रिलीजियस पोलराइजेशन एंड लेवरेजिंग अंडरलाइंग एंटी इनकम्बेंसी, मोदीज पार्टी स्वीप्स की स्टेट, ये स्टैंड फर्स्ट है। और पीस के अंदर पहली कोट एक हिंदू नौकरानी सीमा दास, उन्होंने शर्मा को बताया कि वो वोट इसीलिए बदल कर आई क्योंकि कोट दीदी फेवर्स मुस्लिम्स। उसके बाद पीस के 4 पूरे सेक्शन SIR वोटर रोल रिवीजन पर 9 मिलियन वोटर्स हटाई गई। ये फिगर्स बार बार दोहराई गई बिना ये बताए कि सुप्रीम कोर्ट ने असल में क्या कहा था और इन डिलीटेशन का असली ब्रेकडाउन क्या था। निष्कर्ष पहले स्टैंड फर्स्ट में डाल दिया गया, बाकी की रिपोर्टिंग सिर्फ सजावट थी। और अंत में द डिप्लोमेट, पूर्व हिंदुस्तान टाइम्स के लेखक स्नेहबिंदु भट्टाचार्य, एक किताब के लेखक जिसका शीर्षक ही सब कुछ बता देता है, मिशन बंगाल अ सैफ्रॉन एक्सपेरिमेंट। बंगाल पर उनकी पीस और उस मैगजीन में जो खुद को एशिया पैसिफिक की प्रीमियर पॉलिसी पब्लिकेशन बताती है, उसमें ये पंक्तियां हैं, ये उनके पब्लिश्ड शब्द हैं। द नरेंद्र मोदी लेड हिंदू सुप्रीमेसिस्ट भारतीय जनता पार्टी हैज इमर्ज्ड victorious. The recent verdict established saffron hegemony in India and unquestionable grip of Modi's authoritarian regime across the country. The last center of resonance against the Modi's juggernaut has also crumbled. Hindu supremacist, saffron hegemony, अथॉरिटियन रिजीम, इन शब्दों को धीरे धीरे खुद से दोहराइए। ये एनालिस्ट के शब्द नहीं है, ये एक चुनाव का विश्लेषण नहीं है, ये एक अपोजिशन पैम्फलेटियर की भाषा है जो दुश्मन के बारे में लिख रहा है, और ये बिना किसी एडिट के उस मैगजीन में छपी जिसे दुनिया भर के डिप्लोमेट्स और पॉलिसी प्रोफेशनल पढ़ते हैं। 3 राइटर्स, 3 पब्लिकेशंस, एक भाषा, एक फ्रेम, एक निष्कर्ष जो बंगाल में किसी वोटर के एक भी वोट डालने से पहले तय हो चुका था। कैंप 3 वायर्स, तीसरा कैंप छोटा है लेकिन इसका नाम लेना जरूरी है। AFP, रेटवर्स, AP, पाकिस्तान का डॉन, बांग्लादेश का ढाका ट्रिब्यून, अमेरिका के 100 रीजनल अखबार, सब इन्हीं वायर्स को छापते हैं। फ्रेम साफ है, जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड, रुपया, 2029 का इलेक्शन, न कोई मोरल वर्डिक्ट, न कॉन्क्वेस्ट वाली भाषा, न कोई नौकरानी की कोट, बस तथ्य। ये वो पत्रकार हैं जो वो काम कर रहे हैं जिसकी कोई वाहवाही नहीं होती, ट्विटर पर ट्रेंड नहीं करते, लेकिन काम कर रहे हैं। अब एक बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए, दुनिया के सबसे बड़े न्यूज रूम ने बंगाल पर 3 इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स नहीं लिखी। उन्होंने पहले से तैयार 3 टेम्पलेट निकाले और बंगाल को उन पर स्टैंप कर दिया। ड्रक्सिल का टेम्पलेट था स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, वायस का टेम्पलेट था जियोपॉलिटिक्स, और मार्शल शर्मा भट्टाचार्य का टेम्पलेट था हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ एक और तैयार अभियोग, जो 2017 से मामूली सुधार के साथ बार बार रिसाइकल हो रहा है। चाहे वह योगी आदित्यनाथ की नियुक्ति का समय हो, आर्टिकल 370 का हटना हो या CAA जैसा कानून, हर घटना को एक ही चश्मे से देखा जाता है। हिंदू राष्ट्र की ओर एक और कदम। जब 2019 में प्रचंड जीत मिलती है तो उसे उस विचारधारा की अजेयता बताया जाता है, और जब 2024 में एक अपेक्षित नतीजे नहीं आते तो उसे तुरंत एक डेमोक्रेटिक करेक्शन का नाम दे दिया जाता है। लेकिन जैसे ही बंगाल 2026 जैसे चुनाव करीब आते हैं, भाषा फिर से कॉन्क्वेस्ट और आक्रमण वाली हो जाती है। हकीकत यह है कि यहाँ जर्नलिज्म नहीं बल्कि एक खास वर्ल्ड व्यू काम कर रहा है, एक ऐसा नजरिया जिसने पहले ही ये मान लिया है कि भारत एक अंधकारमय रास्ते पर है। इस विचार प्रक्रिया में सत्य की खोज नहीं बल्कि पुष्टि की तलाश है। हर नई घटना, हर नया चुनाव सिर्फ एक न्यू पैग है, एक खूंटी जिस पर वही पुराना नैरेटिव टांग दिया जाता है। ड्रक्सिल ने सही लिखा, बायस ने सही लिखा,
उन्होंने आपको बताया कि क्या हुआ, ट्रेड ऑफ समझाए और हट गए। वो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, फॉरेन प्रोसिक्यूटर्स नहीं। मार्शल ने, शर्मा ने, भट्टाचार्य ने कुछ और किया। उन्होंने आपको बताया कि उन्होंने पहले से क्या तय कर रखा है कि भारत और बंगाल को बस उस तय फैसले की लेटेस्ट फुटनोट बना दिया। अगली बार जब आप न्यूयॉर्क टाइम्स पर भारत की कोई रिपोर्ट देखें या अल जजीरा का कोई एक्सप्लेनर या डिप्लोमेट का एनालिसिस, तो 3 काम कीजिए। एक लेखक का नाम देखिए और उसकी पिछली 5 बीजेपी रिलेटेड पीसेस पढ़िए। पैटर्न 10 मिनट में सामने आ जाएगा। शब्द सुनिए, कॉन्कर, बेस्टियन, सैफ्रॉन, हेगमोनिक, सुपरमैसिस्ट। ये न्यूट्रल शब्द नहीं है, ये हस्ताक्षर है। ये आपको एविडेंस से पहले निष्कर्ष बता देते हैं। और फिर असली सवाल पूछिए। वॉशिंगटन पोस्ट जैसा अखबार बिल रक्सेल को अपनी ओपिनियन पेजेस पर सच लिखने में क्यों देता है, जबकि उसका अपना न्यूज डेस्क 10 साल से उल्टा फ्रेम चला रहा है? जवाब यह है कि सबसे विरोधी संस्थानों के अंदर भी ईमानदार एनालिस्ट होते हैं। उन्हें ढूंढिए, पढ़िए, साइट कीजिए और साफ साफ जान लीजिए कौन से राइटर्स, कौन से पब्लिकेशंस में जर्नलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं और कौन और कुछ कर रहे हैं। बंगाल ने वोट दिया, बीजेपी जीती, ये तथ्य है। बाकी सब इंटरप्रिटेशन है और हर इंटरप्रिटेशन का एक लेखक होता है। हर लेखक का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है और ट्रैक रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलते। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। हमारे अन्य चैनल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।